गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। चैप्टर का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इससे पहले कि हम इस एक्ट के बारे में पढ़ें, आगे बढ़े, मैं थोड़ा सा बेस क्लियर कर दूं आपको, इस एक्ट का नाम क्लियर कर दूं आपको। सर, इस एक्ट का पहला शब्द है नेगोशिएबल। नेगोशिएबल, नेगोशिएबल मतलब यहां पर नेगोशिएशन का मतलब बार्गेन नहीं है। जैसे कई लोग समझते हैं बार्गेन करना, नेगोशिएट करना, दैट इज नेगोशिएशन। दिस इज नॉट नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का यहां पर कुछ और मतलब, आपको पता है ना, लैंग्वेज एक ऐसी चीज है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, ऐसी ये लैंग्वेज ऐसी चीज है जहां पर एक ही शब्द के कई कई मतलब हो सकते हैं। हाँ, ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, और भी लैंग्वेजेस में एक शब्द के कई मतलब हो सकते हैं। यहां पर नेगोशिएबल जो वो मतलब कैरी करता है, दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ बार्गेन। इंस्टेड नेगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल। क्या मतलब है? ट्रांसफरेबल, विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नेगोशिएशन का मतलब टू ट्रांसफर, इधर इधर यहां पे। वैसे नेगोशिएशन का एक मतलब बार्गेन भी होता है, पता ही है। यहां नहीं है, यहां हमने नेगोशिएशन का मतलब लेना है ट्रांसफर करना। और इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब वो नहीं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या? इंस्ट्रूमेंट का यहां मतलब है एक डॉक्यूमेंट, ऐसा मान के चलो। क्या डॉक्यूमेंट? मैं इसकी और विस्तार में बात करूंगा बाद में, अभी आप इतना ही समझो। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हो, जो ट्रांसफरेबल है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वैसे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो नेगोशिएबल है। नेगोशिएबल का मतलब है जो जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। जैसे अगर हम बात करें शेयर्स की, शेयर्स पता है ना, डिबेंचर्स की, आओ ना जल्दी आओ, बॉन्ड की, बहुत सारे ऐसे और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। लेकिन इस एक्ट के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट्स की बात नहीं करनी। इस एक्ट में सभी इंस्ट्रूमेंट्स की बात नहीं करनी। इस एक्ट में खाली 3 इंस्ट्रूमेंट्स की बात करनी है, जो मेन इंस्ट्रूमेंट जो हमें इस एक्ट में पढ़ने हैं। पहला है प्रॉमिसरी नोट। क्या है? हां, शाबाश। दूसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। और तीसरा है चेक। मतलब मैं अभी आपको बेस क्लियर कर रहा हूं, मतलब इस एक्ट के अंदर सारे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं आते। क्या सर सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आते हैं? नहीं। दो इसका नाम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस एक्ट में कवर नहीं होते। ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बना है। पहला प्रॉमिसरी नोट, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज और तीसरा चेक। तो सर शेयर कहां कवर होगा? कंपनीज एक्ट, क्योंकि वो कंपनी से रिलेटेड बात है, इसलिए कंपनीज एक्ट में कवर होगा। ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, डिवेंचर्स कहां कवर होंगे? कंपनीज एक्ट। और SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट। ऐसे करते करते अलग अलग जो एक्ट्स हैं अलग अलग जगह पे गवर्न होंगे। इस एक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट्स की ही बात करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड। ये बात अगर आपको क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं, आगे चलूं। हाँ, अच्छा, मैं अब फ्लैशबैक में जा रहा हूं। दीदी क्या हो गया? मेरे से पूछ लो। पानी? हाँ, पेन दे दो भाई, इसको कोई पेन दे दो फटाफट से। ब्लू पेन दे दो, अगर कोई है फटाफट से दे दो, किसी के पास एक्स्ट्रा है तो जल्दी दे दो। चलो थैंक यू, बोलो, बोल दिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जा रहा हूं, पीछे दौर में जा रहे हैं। सर इस इंस्ट्रूमेंट, इस एक्ट का पर्पस क्या है? इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? इस एक्ट की जरूरत क्या पड़ी? इस एक्ट को लाने की हमें नीड क्या थी? ठीक, मैं एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करता हूं, आप वो स्टोरी सुनो और फिर उसके बाद देखते क्या। देखो बेटा, ऐसा है, एक व्यक्ति ए, एक व्यक्ति बी। बी जो है ना, ए से लोन मांग रहा है। बी क्या मांग रहा है? ए को कह रहा है मुझे ना लोन दे दे, लोन। अच्छा, जो लोन मांग रहा है वो तो डेटर हुआ ना, जो मांग रहा है बी डेटर हुआ। हाँ, कौन बोल रहा है? बहुत मार मारूंगा मैं। और ए क्रेडिटर, देनदार, और वो लेनदार। आप एक बात सोच के देखो, आपको भी एक बात समझ में आएगी। आप भी बड़े हो गए हो, आपने भी कई लोगों को पैसे दिए होंगे, है ना?
लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि वो पैसे वापस ही नहीं मिले, वापस ही नहीं मिले। आपने एक बात नोट करी होगी, एक बात नोट करी होगी, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति पैसा आपसे मांगने आता है ना, मांगने आता है, तो आप डोमिनेटिंग पोजीशन पे होते हो और वो डोमिनेटेड पोजीशन पे होता है। वो आपसे बड़ी रिक्वेस्टें करता है, मांगता है पैसे दे दे यार, देख भाई मैं तेरे को ना एक हफ्ते में दे दूंगा यार, प्लीज यार बड़ा अर्जेंट चाहिए भाई, दे दे यार दे दे। उस वक्त पे मतलब दो सिचुएशंस की मैं बात कर रहा हूं। एक तो है अभी लोन दिया नहीं है, अभी अभी वो मांग रहा है, बिफोर गिविंग लोन, ठीक बोल रहा हूं, बिफोर गिविंग लोन। मेरे बच्चे बताओ डोमिनेटिंग कौन है? डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग है मेरे बच्चे, ए नहीं क्रेडिटर बोलो। हाँ, डोमिनेटिंग है क्रेडिटर। कैसे? उसका मन आए दे, ना मन आए ना दे, मन मना कर दे, मैं नहीं देता। डेटर हर चीज करने को राजी है। वो कहता कि यार तू मेरे से खाली चेक पकड़ ले, ये ले ले, सिक्योरिटी ले ले, दे दे यार भाई, पक्का मां कसम खा के कहता हूं दूंगा यार, पक्का दे दूंगा वापस कर। डेटर अभी डोमिनेटेड है। डोमिनेटेड समझते हो? हाँ, क्रेडिटर की हर बात माननी पड़ेगी। क्यों? चाहिए ना, पैसा चाहिए ना, पैसा लेना। बट लोन देते सही, लोन देते सही सारी सिचुएशन उल्टी हो जाती है। लोन आफ्टर गिविंग लोन, लोन दे दिया, क्रेडिटर ने लोन दे दिया डेटर को, अब सिचुएशन उल्टी हो गई, क्रेडिटर डोमिनेटेड हो गया और डेटर डोमिनेटिंग हो गया। क्योंकि अभी क्रेडिटर का पैसा डेटर के पास पड़ा है और क्रेडिटर मांग रहा है, भाई दे दे यार, दे दे, तूने तो कहा था एक हफ्ता यार, कल दूंगा यार, परसों दूंगा यार, दे दे भाई यार, बहुत जरूरी चाहिए, अभी है नहीं यार। आप देखो लोन देने से पहले क्रेडिटर डोमिनेटिंग था और डेटर डोमिनेटेड था, लेकिन लोन देते से ही क्या हो गया सर? डोमिनेटिंग कौन हो गया? डेटर हो गया, देखो। और डोमिनेटेड कौन हो गया? क्रेडिटर हो गया। देख लो कितने गंदे बच्चे हैं। अब वो लाख यत्न करता है, डेटर मांग रहा है पैसे, दे दे यार, दे दे यार, क्रेडिटर मांग रहा है पैसे, भाई दे दे यार। डेटर कहता है कि यार आज नहीं, कल नहीं, परसों आना, फिर आना, ये करना, वो करना, ऐसे करना। तो पहला तो जो प्रॉब्लम क्रेडिटर को फेस करना पड़ रहा था वो ये था कि पैसा देने के बाद अपना ही पैसा वापस लेने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। पहली प्रॉब्लम जो क्रेडिटर को फेस करनी पड़ रही है। दूसरी प्रॉब्लम, अच्छा इसको आपने ना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। देखो जब हम बिजनेस करते हैं ना, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को चलाने के लिए जो पहला नियम है ना, फर्स्ट रूल इज क्रेडिट। बिजनेस चलता है उधारी पे। आप बोलोगे मैं तो नकद करूंगा, काफी सारे लोग आपके पास आएंगे ही नहीं। जो अभी नहीं पे कर सकते लेकिन सामान लेना, वो अभी नहीं पे कर सकते, बाद में पे कर सकते हैं, वो आपके पास आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप उनको उधार नहीं दे रहे, तो आपके बिजनेस को क्या होगा? लॉस होगा, वो कस्टमर चला जाएगा। इसलिए कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यहां पर ना रिटेलर की बात नहीं कर रहा, या आप यहां पे रिटेलर के सेंस में मत समझो। देखो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, सोच के देखो, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मुझे माल बनाना है, मुझे माल बनाना है, माल बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल के पैसे अगर मैं अभी दे दूंगा उसको, तो फिर मैं धंधा कहां से करूंगा, बिजनेस कहां से करूंगा? मैं सप्लायर को बोलता हूं कि तू एक काम कर, तू मुझे माल दे दे, मैं तेरे को 2 महीने में पैसे वापस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं 1 महीने में ये सामान बना लूंगा और 1 महीने के बाद, बनाने के बाद मैं इसको बेच लूंगा, बेच के जो पैसे आएंगे मैं उससे तेरा उधार तेरे को वापस कर दूंगा और आगे और गुड्स ले लूंगा, फिर उधार पे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? पुराना उधार पे कर दूंगा। ऐसे ही तो साइकिल चलता है ना बिजनेस के अंदर, यही तो साइकिल चलता है बिजनेस के अंदर कि लोग आपको पुराना उधार वापस करते हैं और नया ऑर्डर प्लेस कर देते हैं कि भैया मेरे को और गुड्स दे दो, और गुड्स दे दो, और ये जो टाइम से पैसा वापस करता है आप उसको गुड्स सप्लाई करते रहते हो। उधार देना पड़ता है, उधार से ही बिजनेस चलता है। अच्छा, अब जिसने आपको आगे रॉ मटेरियल उधार पे दिया है, सोच के देखो, उसने भी कहीं से खरीदा होगा, तो उसको वो कैश दे देगा क्या? उसको वो जेब से कैश दे देगा क्या? वो क्या बोलेगा कि तू अभी पिछली पेमेंट पकड़, ये पकड़, इसकी पेमेंट मैं तेरे को 2 महीने के बाद में कर दूंगा। वहां से उसको पेमेंट आई, यहां से इसने आगे पेमेंट कर दी, आगे पेमेंट कर दी। दिस इज हाउ द साइकिल इन द बिजनेस रन्स। कैसे क्रेडिट का वो साइकिल जो है वो बिजनेस के अंदर चलता है। हर व्यक्ति दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। सोच के देखो ना, मुझे आगे पेमेंट करनी है, मैं आगे पेमेंट तब कर सकता हूं जब मुझे पीछे से पेमेंट मिलेगी। मेरे को मिलेगी तो मैं उसको दे दूंगा, और मुझे मिली नहीं रही तो मैं आगे दे नहीं सकता। यहां पर इसको आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस के अंदर क्रेडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर क्रेडिट ना हो तो आधे से ज्यादा बिजनेस रन नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्टली रन करेंगे। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू रन द बिजनेस। तो क्रेडिट तो देना पड़ेगा, लेकिन क्रेडिट के अंदर एक प्रॉब्लम है। क्या? जिसने दिया उसका तो पैसा स्टक हो गया। सोच के देखो, मैंने तुम्हें उधार पे दिया, तुमने आगे उधार पे दिया, तुमने, लेकिन कोई तो एक व्यक्ति होगा जिसका पैसा स्टक हो गया, और 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए उसका पैसा वो स्टक हो गया। वो पैसा अगर उसके पास आज होता तो वो उस पैसे को
यूज कर सकता था, वो उस पैसे को यूज कर सकता था। तो दूसरी जो प्रॉब्लम क्रेडिटर को, पहली प्रॉब्लम तो समझ में आ गई आपको, पहली प्रॉब्लम तो समझ में आ गई। दूसरी प्रॉब्लम जो क्रेडिटर को फेस करनी पड़ रही है वो ये फेस करनी पड़ रही है दैट देयर इज ब्लॉकेज ऑफ फंड्स। ये अगर उसके पास फंड्स होते आज तो वो और भी कुछ कर सकता था। तीसरी बात, सर जिसने लोन दिया, मैंने आपको फोन पे ऑर्डर प्लेस किया कि भैया मेरे को इतने गुड्स भिजवा दो, आपने मुझे गुड्स भिजवा दिए, बिल आपने मुझे दे दिया, लेकिन एक सवाल है, आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने आपको पैसे देने? आप कहते हो कि सर मैंने आपको बिल दिया होगा, तो हो सकता है मैंने आपको कैश दे दिया। हाउ विल यू प्रूव इन कोर्ट? मतलब तीसरी प्रॉब्लम इज एविडेंस, है ना। तीसरी प्रॉब्लम जो क्रेडिटर के पास प्रॉब्लम है वो ये है, एविडेंस की प्रॉब्लम है। वो प्रूव कैसे करेगा कोर्ट में कि उसने एक व्यक्ति को इतने रुपए का लोन दिया था जो उसको 2 महीने के बाद पे करना था? मतलब वो टर्म्स को कैसे प्रूव करेगा कोर्ट के अंदर कि किस टर्म्स पे मैंने उसको लोन दिया? तो तीसरी भी ये प्रॉब्लम है उसके साथ। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो ये पूरी जो ट्रांजैक्शन है इसको रेगुलेट करने के लिए एक स्पेसिफिक एक्ट रिक्वायर्ड था। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्रेडिट दिया, देखा जाए तो है क्या, ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो इसके ऊपर क्या लग रहा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लग रहा है। पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो एक जनरल एक्ट है, समझ के देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो एक जनरल एक्ट है, हर तरीके के कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होते हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए हमें एक स्पेसिफिक तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इन सभी प्रॉब्लम्स को देखा गया, समझा गया, सोचा गया। और क्योंकि अब देखो ये एक्ट बना 1881 में, हाँ 1881 में ये एक्ट बना, तो उस टाइम पर ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारी कंट्री को रूल कर रहे थे, क्योंकि हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं थी। और कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस ऑन इन 1947 में 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंस मिला। लेकिन इससे पहले तो हम लोग किसी के द्वारा रूल किए जा रहे थे। सो वी वर नॉट एन इंडिपेंडेंट नेशन। ये एक्ट जो बनाया गया ये किसने बनाया? ब्रिटिशर्स ने बनाया। फॉर श्योर की बात है ब्रिटिशर्स नहीं बनाया होगा, क्योंकि उस टाइम पे वो हमारी कंट्री को गवर्न कर रहे थे। और हमारी कंट्री के अंदर उनको ये लगा नीड, ये जो सारी बात प्रॉब्लम्स मैंने आपसे डिस्कस करी, क्योंकि उस टाइम पे बिजनेस हमारी कंट्री में ग्रो हो रहा था। ज्यादातर जो लोग थे वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। उस टाइम पर इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी हमारी कंट्री के अंदर। एक दूसरा फेज आ रहा था जिसको हम बोल रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन। और क्योंकि इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, बिजनेस ग्रो कर रहा था हमारी कंट्री के अंदर, तो उसको रेगुलेट करने के लिए लॉ की जरूरत थी। उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ एक्ट की जरूरत थी जो उसको प्रॉपरली चला सके। क्योंकि ये जो क्रेडिटर्स थे, देखा जाए तो वो खुद अंग्रेज ही थे, उनको उनका पैसा नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने लॉ बना दिए, एक्ट बना दिए। तो उससे हुआ क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की उन्होंने सोचा, देखो ऐसा मत सोचना कि हमारी कंट्री के अंदर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं था। इस एक्ट के आने से पहले हमारी कंट्री के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन उनको गवर्न करने के लिए कोई लॉ नहीं था। हमारी कंट्री के अंदर भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता था, इसको बोलते थे हुंडी। हमारी कंट्री का जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चल रहा था, जो हमारी कंट्री में चलता था, हमारे ट्रेडमैन, हमारी कंट्री के ट्रेडमैन ऑलरेडी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे 1881 से भी पहले, लेकिन उसको गवर्न करने के लिए कोई लॉ नहीं बना हुआ था। चल रहा था ऐसे ही, ट्रेडर्स ने अपने वो बनाए हुए थे, हुंडी साइन करके वो दे देते थे, वो आगे हुंडी जो है वो पास करते थे उसको, जैसे एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, उस तरीके की हुंडी होती थी। बहुत अच्छा सिस्टम था। लेकिन क्योंकि उसको गवर्न करने का कोई लॉ नहीं था, तो उन्होंने इसको कोडिफाई कर दिया। मतलब ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का थॉट, क्लियर थॉट उनको मिला, ये इंडिया से ही मिला, ये उनका कुछ बनाया हुआ नहीं है। उन्होंने इंडिया के हुंडी को स्टडी किया कि कैसे चलती है, कितने प्रकार की होती है, क्या क्या काम करती है, कैसे कैसे इसको एंडोर्स किया जा सकता है, ये क्या उनको लगा ये तो सिस्टम बहुत बढ़िया है। इन्होंने उसको कोडिफाई कर दिया। कोडिफाई मतलब लॉज बना दिए, रूल्स बना दिए, ताकि वो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो। क्योंकि जब कोई लॉ नहीं होता ना, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हमें अगर आपको कंट्री को रेगुलेट करना है ना, तो सबसे पहली चीज जो चाहिए दैट इज यूनिफॉर्मिटी। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, इंडिया जैसी कंट्री के अंदर यूनिफॉर्मिटी इज एन आइडिया ऑफ इडियोसिटी।
लोग अलग हैं, कल्चर अलग है, सिस्टम अलग है, आप यूनिफॉर्मिटी की बातें क्यों करते हो? इंडिया जैसी कंट्री को अगर आपको अच्छे से रेगुलेट करना है, यूनिफॉर्मिटी इज नॉट द वे। बट हमारी कंट्री के अंदर एक आयरनी ये है, हम कहते हैं कि पूरे इंडिया पे सेम रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल हो। कैसे? आप मुझे बताओ। पंजाबी अलग तरीके के लोग हैं, साउथ इंडियंस अलग तरीके के लोग हैं, ईस्ट में जो रहते हैं वो अलग तरीके के लोग, वेस्ट में जो रहते हैं वो अलग तरीके के लोग। कैसे आप पूरी कंट्री के ऊपर एक ही जैसा लॉ एप्लीकेबल कर सकते हो? हाँ, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सारे लॉज एक जैसे हो, दिस शुड नॉट बी डन। इसीलिए आपने देखा हमारी कंट्री के अंदर दो तरीके के लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, एक सेंट्रल लेवल पर है और एक स्टेट लेवल पर भी है। कुछ मैटर ऐसे हैं जो स्टेट को दिए हुए हैं, वो स्टेट उनके ऊपर लॉ बनाता है, तो हमारी कंट्री चल पा रही है। अगर आप 100% यूनिफॉर्मिटी कर दोगे इंडिया के ऊपर तो काम नहीं चल पाएगा, बड़ा गर्क हो जाएगा। मैं तो कहता हूं टैक्सेस को भी अलग अलग करो। जिस स्टेट के अंदर, जो स्टेट ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग है वहां ज्यादा लगाओ, जो स्टेट लेस रेवेन्यू जनरेटिंग है उसके ऊपर थोड़ा कम लगाओ, वहां के लोगों को थोड़ी सी रियायत दो। दिस विल हेल्प देम। जो लोग अच्छा कमा रहे हैं वो ऐसी स्टेट्स में जाएंगे जहां पे टैक्स कम है, उन स्टेट्स का डेवलपमेंट होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्टेट डेवलप हो जाएगी तो वो भी उसी कैटेगरी में आ जाएगी जहां पे उस स्टेट को ज्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इससे सारी स्टेट्स का अपब्रिंगिंग होगा। पर क्या, तो उन्होंने वो सारे हुंडीज वगैरह जो भी हमारी कंट्रीज में चलती थी, उन्होंने उनको स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उनको कोडिफाई करके एक लॉ बना दिया जिसका नाम दिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इस एक्ट की अब हम बात करते हैं कि सर इस एक्ट ने क्या क्या किया। आगे बढ़े, आगे चले। अच्छा, वो होता क्या है? से फॉर एग्जांपल मैंने आपको लोन दिया, एक व्यक्ति है ए, उसने बी को लोन दिया। एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी को लोन दिया, लोन पे गुड्स दिए, कुछ भी उधार पे, क्रेडिट पे गुड्स दिए। अब ए जो है वो क्रेडिटर है और बी जो है वो डेटर है। कभी ऐसा भी तो होगा कि इस क्रेडिटर को भी किसी से उधार लेना पड़ेगा, है ना? से फॉर एन एग्जांपल सी से इसने उधार लिया क्रेडिटर ने। अब क्रेडिटर सी को पेमेंट कब करेगा? जब बी ए को पेमेंट करेगा तब ए सी को पेमेंट करेगा। हो सकता है सी ने भी किसी से उधार लिया हो, डी से, तो सी डी को पेमेंट तब करेगा जब ए सी को पेमेंट करेगा। अब इससे हुआ क्या? सब अटके पड़े, सब वेट कर रहे हैं। देखो कितना अच्छा तरीका है। ए ने जैसे ही लोन दिया ना बी को, बी ने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया किसको? ए को। ले भैया ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तू पकड़, लेकिन पेमेंट आज नहीं करूंगा, पेमेंट 1 महीने बाद करूंगा। ए कहता ठीक है कोई बात नहीं। अब ए ने आगे उधार लिया सी से, तो सी को उसने ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर दिया। उसने कहा कि ले भैया ये तू पकड़, ड्यू डेट पर किससे पेमेंट ले लेना? डायरेक्टली बी से। क्योंकि आप देखो इसमें भी तो टाइम आया होगा ना, पहले बी ए को पेमेंट करेगा, फिर ए सी को करेगा, फिर सी डी को करेगा। आपको लगता है इस पूरी ट्रांजैक्शंस में भी टाइम वेस्ट होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो ये टाइम वेस्ट ना हो, ए ने डायरेक्टली ये इंस्ट्रूमेंट किसको दे दिया? सी को दे दिया कि ले भैया ये इंस्ट्रूमेंट पकड़ और ड्यू डेट पर पैसे किससे ले लेना? बी से पैसे ले लेना। इससे एक और फायदा भी हुआ, ए की सिरदर्दी खत्म हो गई, ए के ऊपर कोई उधार नहीं। अब क्यों? उसने पेमेंट तो नहीं करी लेकिन उसने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया। अब ये सी ए से पैसा मांगने नहीं आएगा, ये ड्यू डेट पे पैसा मांगने बी के पास जाएगा। आगे सी ने किसी को पेमेंट करनी थी तो सी ने भी यही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसको दे दिया? डी को दे दिया कि ले भैया ये तू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पकड़ और ड्यू डेट पर किससे पैसे ले लेना? बी से पैसे ले लेना। इससे एक सिरदर्दी खत्म हुई। अब देखो हो क्या रहा है। कल तक जो हमारी एक प्रॉब्लम थी कि हमारे जो फंड्स ब्लॉक हो गए थे, है ना, आज वो ब्लॉकेज खत्म हो गई। आप जो लोन दिया हुआ है उस पैसे को आप फिर भी यूज कर पा रहे हो बाय द वे ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के वे से उस पैसे को जो आपका कल तक ब्लॉक हो चुका था, आप आज उस फंड्स को यूज कर पा रहे हो। पहली प्रॉब्लम का हल हुआ। दूसरी प्रॉब्लम थी एविडेंस। याद करो ना, प्रॉब्लम देखो ना हमारी कौन सी थी। हमारी दूसरी प्रॉब्लम थी एविडेंस। आज हमारे पास एविडेंस भी है, सबूत भी है, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमेशा राइटिंग में होगा, कभी भी ओरल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। तो इंस्ट्रूमेंट हमेशा राइटिंग में होगा, और क्योंकि वो राइटिंग में होगा हमारे पास एक अच्छा प्रूफ है। अगर कल को बी ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसके अगेंस्ट कोर्ट में एक्शन लिया जा सकता है। ये इंस्ट्रूमेंट दिखाया जा सकता है कि सर देखो इसने भी इंस्ट्रूमेंट मुझे साइन करके दिया, तो एविडेंस भी आ गया। अच्छा, जो स्पेसिफिक एक्ट चाहिए था वो स्पेसिफिक एक्ट भी बन गया हमारी कंट्री के अंदर। और कल तक जो डोमिनेटिंग था क्रेडिटर, बाद में डेटर डोमिनेटिंग हो रहा था, इस प्रॉब्लम से भी हमें हल मिल गया, क्योंकि आज हमारे पास एविडेंस, आज हमारे पास सब कुछ है। अगर ये हमें पैसे नहीं देगा ना तो हम इसको कोर्ट में खींच के ले जाएंगे। तो आज
ऐसा नहीं है कि अब हमें मांगना पड़ेगा, हम उसके पीछे पीछे भागते रहेंगे कि दे 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 दे। नहीं, आज ऐसा नहीं है। आज मैं उसके अगेंस्ट सीधा कोर्ट में एक्शन लूंगा और कोर्ट उसके अगेंस्ट इमीडिएट उसको हमें रेमेडी प्रोवाइड करेगा। तो इस एक्ट का पर्पस था बिजनेस को कैसे फ्लरिश किया जा सके, क्योंकि मैंने आपको बताया क्रेडिट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस का एसेंशियल पार्ट है क्रेडिट। तो हमने एक तरीके से क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बनाया ताकि आपको लिक्विडिटी मिल सके। जो मैंने ब्लॉकेज ऑफ फंड्स की बात करी, इसका उपाय क्या था? लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी आपको कैसे मिल सकी? आपको मिल सकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। जब आप एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे देगा, अब उसके पास लिक्विडिटी आ गई। हाँ, उसके पास पैसा नहीं है आज, लेकिन फिर भी वो पेमेंट तो कर ही पा रहा है ना। आगे बढ़े। अच्छा, लॉ मेकर started thinking about this act in 1870 1870 में उन्होंने इस एक्ट के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया था। and negotiable instrument which prevail in our country was hundi। इसको भी उन्होंने सोचा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर कवर करना चाहिए। सो हुंडी इज ऑल्सो कवर्ड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सर 1870 से बनना स्टार्ट हुआ और 1881 को क्या बोलते, जो भी 1881 में जाके ये एक्ट पास हुआ। सर इतना टाइम लग गया इस एक्ट को बनने में। दरअसल इस एक्ट को पास करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। 4 टाइम्स इसको अमेंड किया गया। बिफोर इट वॉज पास्ड हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आती थी। जब ये एक्ट पास होता था तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आती थी। 4 बार इसको पास करने से पहले अमेंड किया गया एंड इट वॉज रीड्राफ्टेड। क्योंकि इतनी अमेंडमेंट्स हो चुकी थी, उसको दोबारा से ड्राफ्ट किया गया। कोई ना कोई ऑब्जेक्शन, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई इसमें सिस्टम कुछ ना कुछ चल ही रहा था खराब। लेकिन फाइनली 9 दिसंबर 1881 को दिस एक्ट वॉज एनेक्टेड। एनेक्टेड समझते हो? बन गया। रीड्राफ्ट कब हुआ, कब होकर तैयार हो गया? 9 दिसंबर 1881 को। और इन फोर्स लाया 1 मार्च 1882। फर्स्ट मार्च 1882 को ये एक्ट बेटा इनफोर्स भी आ गया, लागू भी हो गया। इस एक्ट के अंदर आपको 2 डेट्स याद करनी है, एक एनैक्टमेंट की और एक इनफोर्स की। और याद रखना दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉट एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग। क्लियर है जी? आगे बढ़े, आगे चले। चलिए सर, अब हम कुछ अजम्पशंस की बात कर रहे हैं। इस एक्ट की कुछ अजम्पशंस भी हैं, वो भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात समझ के चलना, जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं और उसको रियल लाइफ में नहीं पढ़ते, मतलब उसको हम स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम उसको समझते पढ़ते हैं, तो हम उसके अंदर कई सारी अजम्पशंस लेते हैं, अजम्पशंस।
लेकिन अभी ये जो assumptions ले रहे हैं ना, ये एक्ट के अंदर लिखी हुई है, इसका मतलब ये वो assumptions है जो कोर्ट मानकर चलेगा। ये assumptions पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। जैसे आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, हमने एक assumption पढ़ी थी कि सर व्हेन प्राइसेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंक्रीजेस द डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिक्रीजेस, प्राइसेस हैज इनवर्स रिलेशन विद डिमांड, दैट मींस बट दिस रूल कैन बी स्टडीड ओनली व्हेन ऑल द अदर फैक्टर विल रिमेन। assumption है एक, क्योंकि हम प्राइस और डिमांड के रिलेशन को समझ रहे हैं। रियल लाइफ में तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या ऐसा होता है कि जिस चीज के प्राइसेस बढ़ते हैं उस चीज की डिमांड घट जाती है? बल्कि उल्टा होता है, जिस चीज के प्राइसेस बढ़ते हैं ना, लोग कहते हैं और दो और दो। देखो ना हमारे लोगों की मेंटालिटी कितनी खराब है। कल तक प्याज किसी को नहीं चाहिए, आज प्याज इसके दाम बढ़ जाएंगे ना तो हर बंदे को प्याज खाना है, किसी भी भाव लेंगे। तो प्रॉब्लम इज कि आपको वो रूल तब समझ में आएगा जब आप बाकी सारे फैक्टर्स को क्या मानोगे, कांस्टेंट मानोगे, तो वो बात आपको समझ में आएगी। लेकिन ये वो पढ़ने वाली assumptions नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अब जो मैं assumptions पढ़ा रहा हूं आपको, ये वो assumptions हैं जो कोर्ट डिसीजन देते वक्त मानकर चलेगा। याद है मैंने आपको एक बार पहले भी पढ़ाया था कि फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। फ्रॉड के अंदर जानबूझ के झूठ बोला होता है और मिस रिप्रेजेंटेशन में अनजाने में झूठ बोला होता है। लेकिन बच्चे कहते हैं कि सर ये प्रूव कैसे करोगे कि जानबूझ के बोला कि अनजाने में बोला? मैंने कहा कोर्ट यहां पे एक assumption लेता है क्या, कि इन्होंने फ्रॉड किया होगा, जानबूझ के बोला होगा झूठ। आपने फ्रॉड नहीं किया, इट वाज अ मिस रिप्रेजेंटेशन, ये तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। ये याद है मैंने आपको पढ़ाया था। ये वो assumptions है जो कोर्ट लेगा, कोर्ट मान के चलेगा, क्योंकि ये assumptions कहां लिखी हुई है, एक्ट में लिखी हुई है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? assumption इन्होंने दिया सबसे आखिरी सेक्शन 118। आप मुझे बताओ assumptions पहले होती हैं कि बाद में होती हैं? क्या माल की बात होगी सर सबसे पहले assumptions होती हैं? नहीं, हम तो पहले पढ़ेंगे। तुम कहीं पे भी लिखो, हम तो पहले assumptions पढ़ेंगे। इनमें से कई assumptions हमें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि सोच के देखो एंड का सेक्शन है, लेकिन फिर भी हम इसको पहले ही पढ़ेंगे। इसकी कनेक्टिविटी होगी आगे जाकर। आपने कभी मूवी देखी है? मूवी फ्लैशबैक पे चलती है। पहले मूवी शुरू होती है, फिर वो आपको फ्लैशबैक में ले जाते हैं, फिर आपको वापस उधर ले आते हैं, फिर फ्लैशबैक में ले जाते हैं। आप कहते हैं चल क्या रहा है, लेकिन जब एंड आता है ना, एंड आता है, आपको सब कनेक्शन समझ में आता है। ओ अच्छा, यस, ओ अच्छा, तो इसने खून किया था। वो सारी कहानी आपको कनेक्ट करती है। लेकिन शुरू शुरू में आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है कि क्या चल रहा है यार, ये क्या हो रहा है, कौन किसकी मां, कौन किसका भाई। ओ अच्छा अच्छा, एंड आते आते से आपको सब क्लियर हो जाता है। हो जाए तो आप कहते हो मूवी अच्छी, ना हो तो आप कहते हैं बिल्कुल ही घटिया मूवी थी, कुछ समझ ही नहीं आई। हाँ चलो मैं पहले आपको assumptions पढ़ा रहा हूं। लो जी लो, पहले मैं आपको फ्लैशबैक में ले गया था, मैं आपको आगे फॉरवर्ड में ले गया। सेक्शन 118, 119। अच्छा, कई सबसे बेकार तो मुझे वो सीन लगता है कि जब वो बंदा, एक उसका हीरो का खून हो गया, हीरोइन भी मर गई, आप कहते हो क्या हो रहा है, फिर ऑल ऑफ अ सडन वो दिखाते कि वो तो सपना देख रही थी। इतना बकवास लगता है। मतलब ये सपने भी दिखाने जरूरी है क्या? एंड में पता लगता है कि नहीं वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो सपना देख रही थी, वो एकदम से उठती है। एक तो इतनी बड़ी इडियोसिटी है मूवी के अंदर, बिल्कुल मजा नहीं आता इसको देख के। पहला assumption जो कोर्ट लेके चलेगी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वॉज ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन। अगर मैंने किसी व्यक्ति को चेक दिया, सुनो एक बार, मेरे बेटे दिखना मत करो, मेरी बात सुनोगे तो बड़ा अच्छे से समझ में आएगी। अगर एक व्यक्ति ने किसी को चेक दिया, मान के चलो मैंने इसको चेक दिया 20,000 रुपए का, अब ये मैं इसको पेमेंट नहीं दे रहा, ये चेक ले गया कोर्ट में कि सर देखो 20,000 रुपए का इसका चेक है, बाउंस हो गया, पैसे नहीं दे रहा। तो कोर्ट ये मानकर चलेगी कि ये जो चेक है ना, जो चेक मैंने इसको दिया, इसके बदले में मैंने भी इसे 20,000 रुपए की कोई चीज ली होगी, किसी वजह से मैंने इसको चेक दिया है, फॉर कंसीडरेशन मैंने इसको चेक दिया है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया। आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, ये आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मुझे बोलता है कि भैया मुझे ना पैसे दे दो कुछ, मैं कहा कितने, इसने कहा 20,000 रुपए, मैंने इसको 20,000 रुपए का चेक बना दिया, मैं कहा ले बेटा डलवा लेना। इसने चेक डलवाया, बाउंस हो गया, इसने मेरे पे कोर्ट में केस कर दिया कि सर इन्होंने ना मेरे से 20,000 रुपए लिए हुए थे, पैसे दे नहीं रहे। तो कोर्ट यही मान के चलेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोर्ट कह रहा है कि भैया तुमने इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया, हम तो यही अजम्पशन लेंगे कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तुमने
हाँ जरूर कंसिडरेशन के लिए दिया होगा, और क्यों दिया होगा, और क्यों दिया होगा, नहीं नहीं मैंने कहा ये तो मेरे से मांग रहा था पैसे, मैंने तो तब दिया। कोर्ट कहेगा प्रूव कर, ये बात तो तेरे को प्रूव करनी पड़ेगी, नहीं तो हम तो यही मान के चलेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन फॉर, सेक्शन में लिखा हुआ है भैया, सेक्शन 118 119 में लिखा हुआ है कि कोर्ट को ये मानना है। दूसरी असम्पशन, जो डेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे डली है, सुनो ना ये लड़के, कॉपी को देख रहे, कह रहे मैं तो सुन ही रहा हूं। उसको सुनना नहीं कहते, ये तो कितनी बार डिस्कशन हो चुकी है क्लास में। देख मुझे देख, मेरे अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो सब गंवा रहा है। तू भी देख लड़की, जो सुनो ना, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने ड्रॉ करके दिया, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डेट लिखनी मस्ट होती है कि आपने किस डेट पे ड्रॉ किया। कोर्ट कहेगा कि भैया जो डेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे लिखी है, हम अज्यूम करेंगे कि उसी डेट पे ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ हुआ होगा। आप बोलो नहीं नहीं सर ये तो पहले ड्रॉ हुआ था, डेट बाद की लिखी थी। कोर्ट कहेगा हम नहीं मानते, हम तो ये मान के चलेंगे कि जो डेट इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे लिखी हुई है ना, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसी डेट पे ड्रॉ हुआ था, तू कुछ भी करने। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज ड्रॉन on the date which is mentioned on it. ये assumption कोर्ट ले रहा है कोई भी डिसीजन देने से पहले। सेक्शन 118 119 की assumption नहीं है। पहली assumption है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो था वो किसी कंसीडरेशन के बदले ड्रॉ किया होगा, ये कोर्ट assumption लेगा। दूसरी assumption है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो आपने ड्रॉ किया होगा उस पे जो डेट लिखी होगी, कोर्ट ये अज्यूम करेगा कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसी डेट को ड्रॉ हुआ था। से फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपको एक चेक बनाकर दिया, सुनो ना, मैंने आपको एक चेक बनाकर दिया, मैंने आपसे पूछा, मैं कहा मैं क्या डेट डालूं, आपने कहा ऐसा करो सर 1 महीने बाद की डेट डाल दो। अच्छा मैंने कहा पोस्ट डेटेड चेक, आपने कहा हाँ, मैंने आपको एक पोस्ट डेटेड चेक बना दिया। पोस्ट डेटेड समझते हो, डेट आगे की, चेक आज दे रहे हैं, डेट फरवरी की या मार्च की, अप्रैल की, ऐसा आगे की, जनवरी में बना रहे हैं, अप्रैल की डेट। अब मैंने आपको पेमेंट करने से मना कर दिया। एक चेक कितने महीने तक वैलिड होता है? 3 महीने तक वैलिड होता है, ओनली फॉर 3 months इट इज वैलिड। तो मैंने जनवरी में चेक दिया, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने बाद ये चेक खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन उस पर डेट कब की डली हुई है? अप्रैल की डली हुई है। आपने वो चेक डलवाया मई में, तो मैं कोर्ट में ये कह रहा हूं कि सर नहीं ये चेक पास नहीं होना चाहिए क्योंकि ये चेक मैंने ड्रॉ कब किया था? जनवरी में किया था, डेट कब की डाली थी? अप्रैल की डाली थी। तो कोर्ट मान जाएगा? क्या कहेगा कोर्ट? कोर्ट कहेगा हम नहीं मानते इस बात को भाई साहब, हम तो ये मानेंगे कि आपने जो डेट डाली है ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, हम मानेंगे ये तो उसी दिन ड्रॉ हुआ। तुमने डेट डाली क्यों? ठीक है। तीसरी assumption, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया आपने, कोर्ट ये अज्यूम करेगा इट वाज ट्रांसफर्ड बिफोर मैच्योरिटी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज ट्रांसफर्ड बिफोर मैच्योरिटी, क्योंकि लॉ कहता है आप इसको बिफोर मैच्योरिटी ही ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर ए ने बी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया है और उसके ऊपर ट्रांसफर की कोई डेट नहीं डली हुई, देखो अगर उसके ऊपर ट्रांसफर की डेट डली हुई है तो भी क्या ये assumption लेगा कि बिफोर मैच्योरिटी है? सर नहीं, फिर तो बेवकूफी है ना। समझ नहीं रहे, लिख रहे हो, लिखते जाओ। उसे होगा क्या? आप खुश हो रहे हो, मेरे पास चाबी है, आगे 1000 ताले लगे हुए, लगा किस ताले में लगे, एक एक को चेक करना पड़ेगा ना। अगर आप पहले ये सुन लो कि ये इस ताले की चाबी है, कितना सिंपल हो जाएगा काम, कितना सिंपल हो जाएगा। आप यही लिख लिख के नोट्स खुश हो जा रहे हो, मेरे पास नोट्स आ गए, पर ये नोट्स लगने कहां है, चलने कहां है, ये कहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट है वो समझ ही नहीं रहे, आगे कौन से ताले में लगना है ये पता ही नहीं है। उसका कोई फायदा नहीं है, चाबियां लेके मत खुश हो। सुनो बेटा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज ट्रांसफर्ड बिफोर मैच्योरिटी, ये वाली assumption सुनो। मैंने इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया और कोई डेट नहीं लिखी हुई थी उसके ऊपर, किस दिन ट्रांसफर हुआ, सिर्फ मैंने लिख दिया, एंडोर्स कर दिया और उसको साइन करके दे दिया। कोर्ट ये assumption लेगा कि ये बिफोर मैच्योरिटी ट्रांसफर हुआ होगा। लेकिन अगर मैंने इसको ट्रांसफर करा और नीचे डेट भी लिख दी, तो फिर तो कोर्ट ये assumption नहीं ले सकता। देखो आप assumption तब लेते हो जब किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में स्पेसिफिकली कुछ भी पता ना हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में स्पेसिफिकली पता हो तो आप assumptions नहीं ले सकते। हम वही अज्यूम करते हैं जहां पे हमें पता ना हो, है ना। आपने फोन उठाया,
आपने कहा हेलो, आगे से एक पतली आवाज आई, तो आप अज्यूम करोगे कि वो कोई लड़की होगी। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं जिसको फोन कर रहा हूं एक लड़का है, लेकिन आगे से आवाज आई है और हो सकता है उसकी पतली आवाज ही हो, तब आप अजम्पशंस थोड़ी लेते हो। अजम्पशंस तो हम तब लेते हैं जब हमें कुछ पता ना हो। इसीलिए ये वाली अजम्पशन थर्ड, ये वाली क्या सारी अजम्पशंस तभी ली जाएंगी जब कोर्ट को इसके बारे में कुछ पता ना हो। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं ट्रांसफर करते वक्त उसने नीचे डेट भी डाल दी हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं, तो फिर कोर्ट ये अजम्पशन नहीं लेगा कि ये बिफोर मैच्योरिटी है। फिर तो कोर्ट ये मानेगा जो डेट लिखी है उस डेट पे ट्रांसफर हुआ है। और अगर वो डेट आफ्टर मैच्योरिटी है तो कोर्ट ऐसे ही मानेगा कि ये आफ्टर मैच्योरिटी ही ट्रांसफर हुआ है। बिफोर मैच्योरिटी ट्रांसफर हुआ है ये अज्यूम तब करेगा जब कोई डेट मेंशन ना हो, मेंशन ना हो। आगे बढ़े, आगे चले। अच्छा, एक और अजम्पशन है कि सर अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गुम जाए, गुम जाए समझते हो, लॉस्ट हो जाए, तो कोर्ट ये अजम्पशन लेगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्ली डेटेड था और स्टैम्प्ड था। इफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज लॉस्ट, assumption ये है that it was dated, signed and stamped। ठीक है, it was dated, signed and stamped। अब मैं यहां पे एक हैश लगा रहा हूं, एक दो assumptions मैं आपको लिखवा रहा हूं। अभी तक जितनी assumption आपने लिखी सारी आपको समझ में आई। दो assumption अब मैं ऐसे लिखवा रहा हूं, ये assumption आपको समझ में आने वाली नहीं, अभी समझ नहीं आएंगी, ये आपको आगे समझ में आएंगी। जब आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए इसको अलग पेन से लिख रहा हूं मैं यहां पर, अलग से ही लिख रहा हूं, स्टार बना लो इसके ऊपर, तारे जमीन पर, ये अभी समझ नहीं आएगी। पहली ना समझ आने वाली assumption is that holder is holder in due course। कोर्ट अज्यूम करेगा ये जो होल्डर है ना, होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स है। अब सर ये होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, आगे जब पढ़ेंगे ना होल्डर इन ड्यू कोर्स तो ये बात समझ में आएगी। और दूसरी assumption लेके चलेगा कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज was accepted within reasonable time। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट हुआ है तो कोर्ट ये assumption लेकर चलेगा कि ये रीजनेबल टाइम में क्या हो चुका था। अब सर इसका क्या मतलब है, ये तब समझ में आएगा जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे। ये दो मैं कह रहा हूं अभी आएंगे भी नहीं समझ, तो मैं समझाऊंगा भी नहीं अभी, पर लिख लो, अभी लिख लो। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ना बड़ा बेकार चैप्टर है, समझ ही नहीं आता, मुश्किल है। एक ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एक पेस है, उस एक तो पहली बात एक सीक्वेंस है और एक पेस है, उस सीक्वेंस में और उस पेस में पढ़ाया जाए तो ही समझ आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं। कुछ कर लो, लाख यत्न कर लो। अगर मैं आपको सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे सारे सीक्वेंस में पढ़ा दूं, कुछ नहीं आएगा। कनेक्टिविटी है इसके, वो कनेक्टिविटी से समझ में आएगा। कुछ चीजें बीच में ही छोड़नी पड़ेंगी, ना समझी छोड़नी पड़ेंगी, वो बाद में कनेक्ट करेंगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में जिस बच्चे ने छुट्टी मारी, समझो उसका चैप्टर गया हाथ से, कुछ नहीं आने वाला। आज जो नहीं आए बड़ा डर के अगली क्लास में तो कुछ आने वाला नहीं, उनको हवाइयां उड़ेंगी नेक्स्ट क्लास में, स्काई शॉट्स सब ऊपर से। अच्छा आगे बढ़े, आगे चले। सर ये तो हुए assumptions, अब मैं आ रहा हूं फीचर्स पे, आगे बढ़े जी। हाँ चलो सर फीचर्स भी पढ़ाओ। फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वापस आ गए हम सेक्शन 13 पे। फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सर ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसके क्या फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी बातें नहीं ना। सेक्शन 13 मोटा मोटी बात करें तो 3-4 फीचर्स हैं इसके इंपॉर्टेंट मेन। पहला फीचर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का दैट इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। आप मुझे बात बताओ सर नेगोशिएबल का तो मतलब ही क्या है, ट्रांसफरेबल। अगर ये ट्रांसफरेबल ना हो तो क्या ये नेगोशिएबल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, नेगोशिएबल थोड़ी कहलाएगा। नेगोशिएबल इसलिए कहलाया जा रहा है क्योंकि पहला फीचर इसका है ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो। एक क्वेश्चन फिर उठता है कि सर मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कितनी बार ट्रांसफर कर सकता हूं, मतलब हाउ मेनी टाइम्स, कोई लिमिट है क्या, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार। लॉ कहता है एन नंबर ऑफ टाइम्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड
n number of times, but before maturity. हाँ, एक बात का ख्याल रखना, आप इसको मैच्योरिटी के बाद ट्रांसफर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसके लिए ना एक शब्द यूज किया जाता है, कहते हैं इट इज ट्रांसफरेबल इन्फिनिटम। इट इज ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल इन्फिनिटम का मतलब पता है क्या? इनफाइनाइट टाइम्स आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। एक और भी फीचर है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड पेबल टू जॉइंट पे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो जॉइंट पेई को भी पे हो सकता है। जॉइंट पेई का मतलब है दो व्यक्तियों को एक साथ पे करने का प्रॉमिस हो सकता है। इसकी बात करेंगे आगे। सर जो जो समझ नहीं आ रहा आप कह रहे हो आगे बात करेंगे, हमें तो ना कुछ गड़बड़ लग रही है, दाल में कुछ काला लग रहा है। जो जहां समझ नहीं आता आप कहते हो इसकी आगे बात करेंगे। सर कितने तारे जमीन पर बनाए, समझ ही नहीं आया, बना लो, सब क्रिस्टल क्लियर समझ आएगा। भी देखो तुम, और चौथी, दैट HDC होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑलवेज हैव बेटर टाइटल। सर ये भी आगे ही आएगा ना समझ? हाँ बिल्कुल सही। होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास हमेशा बेटर टाइटल होता है। ये तब समझ में आएगा जब आपको ये पता लगेगा कि होल्डर इन ड्यू कोर्स होता कौन है। चलो जी, बेस तो क्लियर हो गया। अब हम एक्ट शुरू कर सकते हैं। अब हम बात कर सकते हैं, मेन मुद्दे की बात कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आ रहा हूं प्रोमिसरी नोट। सेक्शन 4, जब आप 11th क्लास में थे ना तो अकाउंटेंसी के अंदर आपने एक चैप्टर पढ़ा था, बिल्स ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, याद है? बड़ा ही बेकार चैप्टर था यार, भगवान नहीं जानता कैसे किया था हमने। सारी सारी एंट्रीज याद करी थी, रट रट के गए थे, वो हुआ फिर नहीं वो क्वेश्चन पेपर में जब आया था। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं जब एग्जीक्यूटिव में था ना, एग्जीक्यूटिव में मैं क्वेश्चन रट के चला गया था, क्वेश्चंस रट के चला गया। आंसर तक मुझे याद थे कि ये क्वेश्चन आ गया तो इसका ये आंसर आना है। इतना रट लिया था हमने। उस टाइम पे हमारे ना वो आते थे सजेस्टेड गाइडलाइंस और सजेस्टेड। पुराने पिछले साल में जो पेपर हुए उसके क्वेश्चन होते थे, गाइडलाइंस को सजेस्टेड उनको बोलते थे। मैं पिछले 8 साल की गाइडलाइंस सजेस्टेड, 8 साल का मतलब होता है 16 जून दिसंबर 16, मैं रट के चला गया था। लकीली एक क्वेश्चन बिल्कुल वही हूबहू आ गया जो गाइडलाइन के अंदर। एक क्वेश्चन मेरे को, मैं देख के इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि मेरी बैलेंस शीट ही टैली नहीं हुई। लेकिन मैं डरा नहीं, मुझे पता था बैलेंस शीट का आंसर, मुझे पता था कि कहीं मैंने कुछ गड़बड़ करी है, एक कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन मेरे को फिगर्स याद थी, मैं फिगर्स लिखा है। मगर मिलाता रहेगा अपना बैठा तो चेक करेगा कहीं कुछ ना कुछ एक मिसिंग था, एक या दो मिसिंग था, कुछ नहीं आया था दोनों तरफ। वो आंसर नहीं आ रहा था जो आना चाहिए था। मुझे ये भी पता था कि आंसर क्या आएगा, मुझे ये भी याद था कि इसका ये आंसर आएगा। बैलेंस शीट अगर बैलेंस शीट में ये आ गया ना दोनों तरफ तो ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैंने किया तो वो टैली नहीं किया, कोई बात नहीं, मैंने कहा वही लिखो, सही तो वही है ना। इतना याद करके गए थे हम। सोच लो 8 साल की गाइडलाइंस को याद करना, एक एक क्वेश्चन रट के गए, एक एक क्वेश्चन रट के गए थे, घोल के पी गए थे, क्योंकि सबसे ज्यादा डर इसी में था
अकाउंट सीएस का बच्चा थोड़ा थोड़ा ना अकाउंट्स में वैसे ही डमाडोल होता है। वो पहली बार सीएस ऑप्ट इसलिए करता है क्योंकि वो प्रैक्टिकली इतना स्ट्रांग, और अगर हमारी अकाउंट स्ट्रांग होती तो सीए ना करते। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ मुश्किल नहीं है लाइफ के अंदर। मैंने ये पाया लाइफ में कोई चीज मुश्किल नहीं है। हम मुश्किल समझ लेते हैं और सारी जिंदगी मुश्किल मान के बैठे होते हैं। सारी जिंदगी हम ऐसे डर के बैठे होते हैं, हाय हाय ये तो बड़ा मुश्किल है, ये ना करना पड़े, ये ना करना पड़े, ये ना करना। और आप जिस चीज से इनकार करते हो ना, लाइफ में वही चीजें सामने आती हैं, ले यही करना पड़ेगा। आपको पता है मेरे को सबसे ज्यादा किस चीज से प्रॉब्लम थी? पढ़ाई से। जितना सोचा था ना पढ़ना पड़े, ना पढ़ना। हमारे हम पांच फ्रेंड्स, 12th क्लास में हम 5 फ्रेंड्स होते थे स्कूल में, 5 फ्रेंड्स होते थे। हमने पांचों ने ना कसम खाई थी, ऐसे प्लेज करते हैं ना, तो हाथ रख के, पांचों ने हाथ पे हाथ रख के हमने कसम खाई थी कि हम कोई ऐसा कोर्स ऑप्ट करेंगे जिसमें पढ़ना ना पड़े। आफ्टर कंप्लीटिंग 12th हम कोई ऐसा कोर्स ऑप्ट करेंगे जिसमें पढ़ना ना पड़े। मेरी मदर को तो ये भी डाउट था कि मेरी 12th भी होगी क्लियर कि नहीं। वो हम पढ़ते ही थे, नालायक नहीं थे तो बहुत शार्प माइंडेड, ब्रिलियंट, पढ़ते ही नहीं थे। पर मेरे 12th क्लास का रिजल्ट देखकर मेरे मम्मी पापा भी हैरान रह गए, ये बच्चा पास कर। हमारे स्कूल के टीचर्स हैरान रह गए, ये पास कैसे हो गया? क्योंकि जो प्री बोर्ड होते थे उसके अंदर कोई भी पेपर ऐसा नहीं था जिसमें हम पास हो, एक भी। प्री बोर्ड में एक भी पेपर में पास नहीं थे, एक भी। तीनों ही प्री बोर्ड्स में कॉन्टिन्यूअसली फेलियर, हैट्रिक। मेरी प्रिंसिपल ने कहा कि हम रोल नंबर नहीं देंगे, स्कूल का रिजल्ट खराब होता है, स्कूल का रिजल्ट खराब होता है भाई। उसने 100% रिजल्ट दिखाना है। ऐसे बच्चे को तुम रोल नंबर दे रहे हो, जो बच्चा फेल हो गया तो स्कूल का तो रिजल्ट खराब हो जाएगा। वो कहते थे कि नहीं हम रोल नंबर नहीं देंगे बेटा, अगले साल देना तुम पेपर। तो हम कहते थे कि अगले साल कौन सी कोई करामात हो जाएगी, यही कुछ ही होना है, तुम दे दो, कर लेंगे हम। शार्प माइंडेड थे लेकिन पढ़ते नहीं थे, यही एक रीजन था। क्या सबसे ज्यादा इरिटेशन थी कि पढ़ना ना पड़े। ऐसा कोर्स करेंगे जिसमें पढ़ना ही ना पड़े, फैशन डिजाइनिंग करेंगे, होटल मैनेजमेंट करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे पढ़ाई ना करनी पड़े। आप जिस चीज से भागते हो ना, लाइफ आपके सामने वही लाके रख देती है। ले, पढ़ाई से भागेगा, ले सीएस कर, मर। लेकिन जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं ऐसे ही खामखा इतने साल पढ़ाई से भागता रहा। मुझे ऐसा लगा मैं खामखा, मतलब आउट ऑफ नो रीजन, मुझे अगर पता होता कि पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग है, इतना मजा आता है, मैं क्यों खामखा 12, 13, 14 साल पढ़ाई से भागता रहा। नहीं पढ़ना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं। मैंने कुछ अपने ही तरीके पढ़ने के डेवलप किए। जब मैं स्टूडेंट था और 9 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ाई करते थे, 9 बच्चे, और रूल होता था किसी ने अगर बात करी इधर उधर की तो झापड़ पड़ेगा, 8 झापड़ मारेंगे इसके मुंह पे खींच के। घर पे रोज सोचो ना, रोज कोई ना कोई किसी ना किसी के घर जाके पढ़ रहे हैं, उसके घर में तो मेला लग गया, 9 बच्चे उसके घर आ गए, उसके घर में तो मेला लग गया खामखा का। फिर उन बच्चों को खाना पीना, क्योंकि सारा दिन सुबह से बैठना, शाम तक पढ़ाई करना, तो उस जिसके भी घर में जाओ उनकी तो मम्मी को वक्त पड़ जाता था कि ये क्या हो गया, ये 9 बच्चे और 9 बच्चों का खाना प्रिपेयर करना। आपको पता पढ़ने वाले बच्चों को कितनी भूख लगती है, हफ्शों की तरह खाते हैं। लाइफ के अंदर एक बात याद रखना, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, कुछ भी। आप जिस चीज को मुश्किल समझते हो वो भी नहीं। हमें मुश्किल लगती है वही चीज है जो हम करना ही नहीं चाहते, वो मुश्किल लगता है। जिसको खेलना अच्छा लगता है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, उसके लिए मुश्किल थोड़ी। लेकिन जो खेलना ही नहीं चाहता उसके लिए मुश्किल है। मैं और मेरे एक फ्रेंड, हम दोनों ने ड्राइविंग स्कूल साथ में ज्वाइन किया। मेरे को ड्राइविंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, अभी भी नहीं है। मेरे फ्रेंड को ड्राइविंग से बड़ा लगाव है, तो मैं सोचता था, हम इकट्ठे ज्वाइन किया था ना, तो मैं सोचता था कि यार यही कर ले, मैं इसको देख देख के सीख जाऊंगा। मैं कहता था कि आप इसको करवाओ, मैं इसको ना देख रहा हूं, मैं इसको नोटिस कर रहा हूं। मेरा टीचर कहता होता था कि आप जब तक नहीं ड्राइव करोगे आप नहीं सीख पाओगे, और मैंने उससे सीखी भी नहीं। मैं सच बताऊं, मैं तो सिर्फ गया 5-6 दिन मैं गया और मैंने चलाई ही नहीं, क्योंकि मुझे इतना बुरा लगता था ड्राइविंग करना। मैं कहता था मैं करूंगा ही नहीं। मेरे तो फादर ने मुझे जबरन सिखाई ड्राइविंग। आप जिस चीज से भागोगे
वो चीज आपके सामने लाइफ में खड़ी होगी, करो, वो करनी पड़ेगी आपको। इसलिए रूल कितना सिंपल है, किसी चीज से भागो ही नहीं, और जिस चीज से नफरत है उसको तो बड़े प्रेम से करो। क्यों? जितनी नफरत करोगे उतना सामने आएगा। आज इतना पढ़ना पड़ रहा है, आज इतनी पढ़ाई करनी पड़ रही है, रोज मतलब आप ये लगाओ 3-3, 4-4 घंटे बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ, कोई नोट्स बना रहे हैं, कभी कोई अपडेशन कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। जितना पढ़ाई से भागते था उतनी ही पढ़ाई करनी पड़ रही, बताओ, और मजा आ रहा है। लाइफ का यही रूल है, याद रखना, कभी भी भागो मत किसी चीज से, उसको करो आगे बढ़ के। बच्चों को लगता है ये चैप्टर ना मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, समझो ना, आओ देखो कितना प्यारा चैप्टर है ये। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रॉमिसरी नोट से। 3 इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। फिर कहानी इनके इर्द गिर्द घूमती रहेगी, इर्द गिर्द घूमती रहेगी, इर्द गिर्द घूमती रहेगी। जिसको ये 3 इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गए उसको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया। जिसको ये इंस्ट्रूमेंट ही समझ नहीं आए उसको इस चैप्टर के अंदर कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। सुनो जरा प्रॉमिसरी नोट। पहली चीज, सर प्रॉमिसरी नोट, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं सेक्शन 4 की। कहते हैं सर प्रॉमिसरी नोट इज एन एक्सप्रेस promise in writing not being a currency note or bank note. An unconditional undertaking to pay a certain sum of money only to a particular person or bearer. क्या बोल रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। कह रहे कि सर प्रॉमिसरी नोट बेसिकली एक एक्सप्रेस प्रॉमिस है। एक्सप्रेस प्रॉमिस मतलब वादा। कैसे है? इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ करेंसी नोट और बैंक नोट। अच्छा एक बात याद रखना, करेंसी नोट के ऊपर भी एक वादा लिखा होता है। अगर कभी देखा हो, अगर आपने करेंसी नोट देखा हो, 100 रुपए का, 500 रुपए का, 2000 रुपए का, अगर आपने नोट देखा हो, 200 रुपए का नोट देखा हो, उस पर लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर अ सम ऑफ ₹200 ओनली। मैं धारक को 200 रुपए देने का वचन अदा करता हूं, ऐसा नोट के ऊपर लिखा होता है। तो नोट भी एक प्रॉमिस ही है देखा जाए तो। इसीलिए क्योंकि नोट, करेंसी नोट प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन में इंक्लूड हो रहा था, उसको स्पेसिफिकली क्या करना पड़ा? एक्सक्लूड करना पड़ा, क्योंकि करेंसी नोट जो है उसके ऊपर आरबीआई का एक्ट एप्लीकेबल होता है, उसके ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो promissory note is an express promise in writing, not being a currency note or bank note, an unconditional undertaking to pay a certain sum of money only to a particular person or to the bearer. मैं अब एक एक करके ना इसके पॉइंट वाइज आपको जरा समझा रहा हूं। मैं सबसे पहले बात करूं कि सर इट इज एन एक्सप्रेस प्रॉमिस। आगे बढ़े, आगे चले है। लो जी, आप ऐसा मान लो, असेंशियल फीचर ऑफ प्रॉमिसरी नोट है ना, असेंशियल फीचर्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट। हम प्रॉमिसरी नोट के एसेंशियल फीचर उसकी डेफिनेशन में से ही कर रहे हैं, जो डेफिनेशन में अभी हमने लिखा ना सेक्शन 4 की जो डेफिनेशन, उसी में से कर रहे हैं। पहली चीज, इट इज एन एक्सप्रेस प्रॉमिस। देखो मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, एक्सप्रेस दो तरीके से हो सकता है। इट कुड बी ओरल और रिटन, दोनों ही एक्सप्रेस है। ओरल भी एक्सप्रेस होता है, रिटन भी एक्सप्रेस होता है। इसीलिए इनको आगे मेंशन करना पड़ा, इट इज एन एक्सप्रेस प्रॉमिस इन राइटिंग। क्योंकि अगर सिर्फ इतनी बात लिखते इट इज एन एक्सप्रेस प्रॉमिस, तो फिर तो प्रॉमिसरी नोट ओरल भी अलाउड हो जाता। ओरल अलाउड ना हो, इसीलिए उनको स्पेसिफिकली राइटिंग लिखना पड़ा। तो पहली बात, इट इज एन एक्सप्रेस प्रॉमिस, इट इज एन एक्सप्रेस प्रॉमिस। अच्छा एक बात याद रखना, प्रॉमिसरी नोट की लैंग्वेज क्या होगी, मतलब क्या लिखा होगा। लैंग्वेज का मतलब यहां पे भाषा मत लेना, लैंग्वेज का मतलब यहां पे कंटेंट से है। मेरा भाव है कि उसकी क्या, आपने क्या बोले, लैंग्वेज ही बोले,
भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या शब्द लिखे होंगे इससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब लॉ ने कोई स्पेसिफिक नहीं किया कि आपको ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये लैंग्वेज लिखनी है, ये भाषा लिखनी है, ये कंटेंट लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी लिखो, जो मर्जी बनाओ, आप अपने बनाना चाहते हो, अपने मन से बनाना चाहते हो, मन से बना लो, लेकिन उसको पढ़कर एक बात का पर्टिकुलरली क्लियरली पता चलना चाहिए कि ये एक प्रॉमिस है, वादा है, वादे की झलक आनी चाहिए। आप उसमें क्या लिखना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कर लो, कुछ भी कर लो। एक एग्जाम्पल मैं आपसे लेता हूं, यहां पर लिख लेना, देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मेट। फॉर्मेट ज्यादा अच्छा वर्ड है ना, नो फिक्स्ड फॉर्मेट फॉर promissory note, but content should be clear that one person is making promise to another। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वादा कर रहा है, उससे बस ये क्लियर होना चाहिए उसके कंटेंट में। मैं एक एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ ये ठीक है कि नहीं। मिस्टर ए लिख रहा है आई ओ मिस्टर बी अ सम ऑफ ₹10,000 ओनली। मैंने मिस्टर बी से 10,000 रुपए लिए हुए हैं, बताओ क्या ये प्रॉमिसरी नोट है या नहीं। आंसर इज नो। सर ये तो एक्नॉलेजमेंट है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट क्यों? क्योंकि सर इसने कोई प्रॉमिस तो किया नहीं कि मैं वापस करूंगा, ऐसा कुछ तो उसने कहा नहीं। तो प्रॉमिसरी नोट को उसकी लैंग्वेज प्रॉमिसरी नोट बनाती है। उसमें हम प्रॉमिसरी नोट को तब मानेंगे जब उसके अंदर एक्सप्रेस प्रॉमिस हो, वादा हो। अब इसने ये तो कह दिया कि मैंने मिस्टर बी से 10,000 रुपए लिए मैं, लेकिन मैं वापस दूंगा, वादा करता हूं, ऐसा कुछ, तो फिर ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। एक्नॉलेजमेंट हो सकता है, आप एक्नॉलेज करोगे आपने पैसे लिए, दैट्स इट, लेकिन वापस देने का भी तो प्रॉमिस करो, तो प्रॉमिसरी नोट कहलाओगे। तो प्रॉमिसरी नोट के अंदर पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देयर शुड बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस। प्रॉमिस होना चाहिए कि आप वापस करोगे पैसा। आगे चले, आगे बढ़े, सेकंड फीचर पे आए। सेकंड फीचर तो फिर बड़ा क्लियर ही है, इन राइटिंग ओनली, है ना। और ये मुझे क्यों करना पड़ा? क्योंकि आपने पहले शब्द क्या यूज कर दिया? एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस तो ओरल भी होता है, रिटन भी होता है, इसलिए मुझे राइटिंग ओनली यहां पे लिखना पड़ा। नॉट बीइंग अ करेंसी नोट और बैंक नोट। दरअसल ये जो शब्द है ना, ये पहले डेफिनेशन के अंदर नहीं थे। ये शब्द नॉट बीइंग अ करेंसी नोट और बैंक नोट, ये शब्द आरबीआई की नोटिफिकेशन एक आई थी, बाद में ही ऐड किए गए इस डेफिनेशन के अंदर। क्योंकि इस एक्ट के अंदर अगर ये शब्द ना डाले जाते तो करेंसी नोट भी प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन में कवर हो रहे थे। कोर्ट को बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, कोर्ट को बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए कोर्ट ने लेजिस्लेचर को बोला कि आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। आरबीआई ने फिर नोटिफिकेशन दिया कि भैया नहीं, प्रॉमिसरी नोट और करेंसी नोट ये दोनों अलग अलग चीजें। करेंसी नोट तो मेरे कंट्रोल में है, आरबीआई ने बोला, करेंसी नोट और बैंक नोट तो मेरे कंट्रोल में है, उनके ऊपर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे जो मैंने बनाए होंगे। क्योंकि मेरे को देखो ना, करेंसी नोट के ऊपर, बैंक नोट के ऊपर रूल्स बनाने की पावर आरबीआई के पास है, गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने दिया उनको ये पावर। तो उन्होंने कहा इसको आप इस एक्ट की डेफिनेशन से बाहर करो, इसलिए ये भी शब्द ऐड करने पड़े उसके अंदर। अच्छा, चौथी बात कहते हैं इट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। इट इज एन, क्या माने है सर? ये जो प्रॉमिस आप कर रहे हो ना, प्रॉमिस, इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि ऐसा होगा तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। मैं एक एग्जांपल दूं। मिस्टर ए कहता है आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी a sum of ₹10,000 only
वेन एवर पॉसिबल। क्या मतलब? अब यहां पर ना इसने एक कंडीशन डाल दी, जब संभव हो सकेगा तब मैं उसको पे करूंगा। ये तो कंडीशन है, ये तो कंडीशन लगा दी आपने कि संभव हो सकेगा। इसका मतलब अगर कभी संभव ना हो सका तो फिर नहीं करनी। इसका मतलब ये एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट, इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट, क्योंकि आपने प्रॉमिसरी नोट के अंदर कंडीशन लगा दी। प्रॉमिसरी नोट कभी भी कंडीशनल ड्रॉ नहीं किया जा सकता। इट शुड बी अनकंडीशनल। डिफिनेशन में लिखा हुआ इट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। क्लियर है कि नहीं? हाँ, आगे बढ़ाएंगे, चले। अच्छा, फिर कहते हैं फिफ्थ पॉइंट कहता है पर्टिकुलर सम। क्या मतलब? पर्टिकुलर सम का मतलब है बेटे स्पेसिफिक अमाउंट। जैसे वो लिखकर दे, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए ऑल सम ड्यू टू हिम। अब सर ये प्रॉमिसरी नोट भी वैलिड नहीं है। क्यों बोला? क्योंकि आपने स्पेसिफिकली कुछ बताया नहीं कि कितने पैसे। आप कहते हो जितने पैसे मैंने देने सारे पे करने का मैं प्रॉमिस करता हूं। आपने प्रॉमिस तो कर दिया, लेकिन ये प्रॉमिस सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ प्रॉमिस से काम नहीं बनेगा, प्रॉमिस भी आपने क्या करना है, एक स्पेसिफिक अमाउंट करना है। तो अगर आपने स्पेसिफिक अमाउंट नहीं लिखा तो भी ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड। आगे बढ़े। सिक्स्थ पॉइंट कहता है कि आपने जो ये प्रॉमिसरी नोट के अंदर बात करनी है ना, मनी ओनली, पे करने का तो वादा करना है, लेकिन क्या पे करना है। अगर आपने मनी के अलावा कोई बात किया तो वो प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं होगा। जैसे आई प्रॉमिस टू गिव माई कार वर्थ ₹1,00,000 टू मिस्टर ए। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर सम तो स्पेसिफिक है, यहां पे सम तो स्पेसिफिक है, ₹1,00,000 स्पेसिफिक सम है, लेकिन वो स्पेसिफिक सम पे करने की बात नहीं कर रहा। वो तो क्या देने की बात कर रहा है, कार देने की बात कर रहा है। ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। मतलब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कवर नहीं होगा। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अगर कवर होना है तो भैया मनी ओनली, अदर देन मनी है इस एक्ट में नहीं आओगे। अच्छा, सेवेंथ पॉइंट कहता है इट मस्ट बी पेएबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन और टू बियरर। देखो बेटा, बियरर का मतलब क्या है, पहले एक बात समझो। बियरर का मतलब होता है एनी पर्सन हु होल्ड सच प्रॉमिसरी नोट। जो व्यक्ति उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करेगा वो बियरर कहलाता है। मतलब अगर वो प्रॉमिसरी नोट मेरे पास है तो मुझे पे होगा, इसके पास है तो इसको पे होगा, उनके पास है तो उनको पे होगा, उसके पास है तो उनको पे होगा, जिसके पास होगा उसको पे होगा। तो हम कहते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल ऑन टू बियरर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बियरर को पे होगा। बियरर का मतलब जिसके पास है उसको पे होगा। लेकिन पर्टिकुलर पर्सन का मतलब है कि जिसका नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर उसको पे होगा। जिसका नाम लिखा है उसको पे होगा तो हम कहते हैं पर्टिकुलर पर्सन। और अगर जिसके पास होगा उसको पे होगा तो हम क्या कहते हैं, बियरर। याद रखना, आरबीआई की एक नोटिफिकेशन आई थी, उसमें उन्होंने इस शब्द को काट दिया था, बियरर शब्द को काट दिया था। आरबीआई ने नोटिफिकेशन दिया था कि आपका जो प्रॉमिसरी नोट है ना, वो कभी भी बियरर को पे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे करेंसी नोट किसमें कवर हो रहे हैं, ऐसे प्रॉमिसरी नोट हैं जो बियरर को पे होते हैं। ध्यान करो, करेंसी नोट एक ऐसे प्रॉमिसरी नोट है जो किसको पे होते हैं, बियरर को पे होते हैं। अगर ऐसे प्रॉमिसरी नोट जो बियरर को पे होते हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कवर होंगे तो फिर तो करेंसी नोट भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कवर होगा।
करेंसी नोट को बाहर करने के लिए इस डेफिनेशन से, सेक्शन 4 की डेफिनेशन से उन्होंने शब्द बियरर हटवा ही दिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में से। उन्होंने कहा अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो प्रॉमिसरी नोट स्पेसिफिकली बियरर को पे नहीं हो सकता। चेक बेशक हो सकता है बियरर को पे, कोई इतराज नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज बियरर को पे हो सकता है, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट बियरर को पे नहीं हो सकता। फिर कहते हैं कि सर प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर। प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी साइंड बाय मेकर। मेकर माने जिसने बनाया वो साइन जरूर करेगा। इट मस्ट बी प्रॉपरली डेटेड, और जहां पर इसको बनाया गया उस प्लेस का नाम भी होगा। सर प्लेस का नाम क्यों होगा? आपने कई डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे, आप साइन करते हो और साइन करके नीचे लिखते हो दिल्ली, देखा आपने? ध्यान नहीं देते। कभी ध्यान नहीं दिया। बेध्यानी लाइफ में कितनी सारी चीजें करते जा रहे हो, ध्यान करो। कई बार आपने देखा होगा कि हम कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं, नीचे डेट लिखते हैं और प्लेस लिखते हैं न्यू दिल्ली। सवाल है न्यू दिल्ली क्यों लिख रहे हैं, क्यों? और इसके अंदर क्यों? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जहां पर ड्रॉ हुआ उस प्लेस का नेम क्यों? सर कल को अगर कभी कोई झगड़ा हुआ तो केस कहां फाइल करोगे? अगर वो दिल्ली में ड्रॉ हुआ होगा तो दिल्ली की कोर्ट में जाएगा, अगर वो यूपी में ड्रॉ हुआ होगा तो वो यूपी की कोर्ट्स में जाएगा, अगर वो मध्य प्रदेश में ड्रॉ हुआ होगा तो वहां की कोर्ट में जाएगा। इसीलिए यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन। कि कल को अगर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है तो वो व्यक्ति केस फाइल कहां करेगा? जहां ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना, उसकी प्लेस भी लिखनी है। क्लियर है? और 10वां रूल, लास्ट 10वां रूल कहता है इट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैंप्ड। क्या मतलब? प्रॉपरली स्टैंप्ड मतलब है किसका? जहां पर बना है उसका स्टैंप कैसे होता है भाई? इट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैंप्ड मतलब है, मेरे से पूछ ले। हाँ कौन सा स्टैंप लगेगा भैया? चलो स्टैंप तो समझ में आ गया, प्रॉपरली स्टैंप्ड मतलब थोड़ा सही साफ दिखना चाहिए। बहुत आगे जाओगे, जहां जाओगे लोग कहेंगे चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हार मानी? ठीक है सर, यहां स्टैंप का मतलब वो स्टैंप नहीं, यहां स्टैंप का मतलब है स्टैंप ड्यूटी। इसीलिए वर्ड आ रहा है प्रॉपरली स्टैम्प्ड। प्रॉपरली स्टैम्प्ड का मतलब है जितने रुपए की आपने से फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 रुपए आपको दे रहा हूं उधारी, तो 10,000 रुपए के ऊपर कितनी स्टैंप ड्यूटी लगेगी? हर स्टेट के अंदर स्टैंप ड्यूटी अलग होती है। ड्यूटी समझते हो? ड्यूटी समझते हो? ड्यूटी क्या बोला सर? मेरे पापा जाते हैं रोज सुबह। ड्यूटी वो नहीं रे, duty is a kind of tax. Duty is a kind of tax which is imposed on a particular on a particular rate. जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर अपना घर बेचना है किसी को, तो आपको उसके ऊपर स्टैंप, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, बोलोगे नहीं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? तो आपको स्टैंप पेपर पे करना पड़ेगा ना। इधर स्टैंप पेपर पे करो या अलग से वो जो टिकट्स आती हैं, स्टैंप्स आती हैं अलग से, पोस्टल स्टैंप्स की बात नहीं कर रहा मैं कि पोस्ट ऑफिस चले जाओ भाग के फाड़ के चिपका दो गांधी जी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं तो बात कर रहा हूं रेवेन्यू स्टैंप्स की, जो आप
ओ बड़ा कर देना। मैं तो धन्यवाद, मैं तो बात कर रहा हूं उन स्टैंप्स की जो रेवेन्यू स्टैंप्स होती हैं, वो या तो स्टैंप लगा दो, अगर कम अमाउंट की स्टैंप ड्यूटी है तो वो चिपका दो, लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट की स्टैंप ड्यूटी है तो फिर स्टैंप पेपर लाओ और स्टैंप पेपर पे होगा, क्योंकि अनटिल अनलेस वो स्टैंप नहीं है, कोर्ट के अंदर ले जाके कैसे एनफोर्स करवा सकते हो आप? ऐसे कागज के टुकड़े मैं ऐसे फाड़ के ना उस पर लिख के देता हूं प्रॉमिस टू पे, ले भैया ये फटा हुआ रख ले अपने पास, और ये कोर्ट में लेकर जाओगे तो कोर्ट कहेगा ओ हाँ साइन तो है, हाँ कोर्ट गुच्ची बना के ना मुंह पे मारेगा, ले जा इसको। अरे गधेड़े, स्टैंप पेपर पे करता है इसको, यहां पर इट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड। सुनो मेरे बेटे और लड़की, सुन मेरी बच्ची, यहां प्रॉपरली स्टैम्प्ड का मतलब है कि उसके ऊपर एडिक्वेट अमाउंट की स्टैंप ड्यूटी पे की होनी चाहिए आपने, और वो वेरी करती है। अगर आपका 10 करोड़ रुपए का बिल है तो 5 रुपए की ड्यूटी लगेगी क्या? जितने अमाउंट ज्यादा का अमाउंट का बिल बनाओगे उतने ज्यादा अमाउंट का स्टैंप है। एक बात समझ नहीं आई, मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, गवर्नमेंट को क्या पड़ेगी, मेरे को स्टैंप ड्यूटी दे दो। अरे तेरे को क्यों दे स्टैंप ड्यूटी, तेरा क्या काम है भैया बीच में? मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, नहीं गवर्नमेंट करिए, हमारे स्टैंप पेपर पे करो। आप सोच के देखो, मैंने घर खरीदा, 1 करोड़ रुपए का घर खरीदा, तो 10% माने 10 लाख रुपए मुझे उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी पे करनी है। हद हो गई यार, हद हो गई। मतलब मुझे तो वो घर 1 करोड़ 10 लाख रुपए का पड़ा और 10 लाख रुपए बेवजह दिए मैंने, कोई सेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। इतना पैसा गवर्नमेंट क्यों मांग रही है? गवर्नमेंट कह रही है देखो भैया, आज तुमने घर खरीदा, वेरी गुड, आज तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, वेरी गुड, लेकिन कल को अगर तुम्हारी कोई लड़ाई हुई, कहां आओगे तुम? तो कोर्ट को चलाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, जज को सैलरी नहीं देनी, वो जो चपरासी खड़ा उसको सैलरी नहीं देनी, वो जो इतना बड़ा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसको मेंटेनेंस नहीं लगती, वो जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा वो नहीं चलता, वो हम कहां से निकालें सारा? तो आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट करो स्टैंप ड्यूटी पे करो, उस रेवेन्यू से, उस पैसे से हमने एक पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ है, ताकि कल को अगर आपके इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई गड़बड़ होती है, लड़ाई होती है, डिस्प्यूट होता है, तो वो डिस्प्यूट आप वहां जाकर रिजॉल्व करो। उसके लिए यू नीड अ मैकेनिज्म, और वो मैकेनिज्म बनाने के लिए वी नीड फंड्स। तो आप जब जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे तब तक आपको वो स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। आप समझ पा रहे हो इस बात को कि नहीं? तो इट मस्ट बी प्रॉपर्ली स्टैम्प। आगे बढ़े, आगे चले, बोलो जी, कर लिया? आओ जी, एक छोटी सी बात करके फिर छुट्टी करते हैं। सर सुनो ना, प्रॉमिसरी नोट का एक ऊपर से देखते हैं जरा, ओवरव्यू देखते हैं जरा, कैसे दिखता है प्रॉमिसरी नोट। एक ड्राफ्ट भी बनाएंगे, वो अलग चीज है, पहले एक बार देखो जरा। ए ने बी को दिया, एक बच्चों को ना बड़ी प्रॉब्लम है, 11th क्लास के अंदर तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि प्रॉमिसरी नोट डेटर बनाता है और बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर बनाता है। तो बच्चे याद करते थे प्रॉमिसरी नोट क्रेडिटर डेटर बनाता है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर बनाता है। इतनी याद करने वाली कोई बात ही नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, ए ने बी को लोन दिया, लोन लिखना नहीं, जो लिखेगा गंदा बच्चा, माता रानी पकड़ा। ए ने बी को लोन दिया, बोलो क्रेडिटर कौन, डेटर कौन? डेटर ए, डेटर बी, ओ क्रेडिटर ए, डेटर बी। आप मुझे बताओ ईमानदारी से, सोचने की भी जरूरत नहीं है, दिमाग में नहीं लगता इसके अंदर, तो ये तो कोई 5 साल का बच्चा भी बता देगा। आप मुझे बताओ प्रॉमिस कौन किसको करेगा? नहीं बी बी ए मत बोलो, कितनी सिंपल सी बात है सर, क्योंकि ये बाय नेचर एक प्रॉमिस है, प्रॉमिस वादा, तो वादा तो डेटर ही क्रेडिटर को करेगा ना क्या? आप मुझे बताओ कभी कोई ऐसा केस होगा, कभी कोई ऐसा केस होगा जहां पर प्रॉमिसरी नोट क्रेडिटर बनाकर डेटर को दे रहा है? सर सोच के देखो, क्रेडिटर डेटर को प्रॉमिस कर रहा है, भैया मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं ड्यू डेट पे ना पैसा लेने आऊंगा। हंसी आ रही है सर, सर हंसी आ रही है सोच के भी। सर हमेशा प्रॉमिस डेटर ही करेगा, हमेशा प्रॉमिस डेटर ही करेगा, क्योंकि ये प्रॉमिसरी नोट है। इसलिए आप मुझे बताओ मेकर कौन होगा इसका? मेकर। बच्चे ना बड़े बेतुके सवाल पूछते, बच्चे कहते हैं कि सर कभी प्रॉमिसरी नोट क्या क्रेडिटर नहीं बना सकता? मैं कहता तो खुद सोच के देख, तो खुद लगा अकल अपनी कि क्या कभी प्रॉमिसरी नोट क्रेडिटर भी बनाएगा? कि क्रेडिटर प्रॉमिस करेगा डेटर को कि मैं तेरे से प्रॉमिस करता हूं कि मैं तेरे से ड्यू डेट पे पैसे लेने आऊंगा, या डेटर प्रॉमिस करेगा क्रेडिटर को कि भैया मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं ड्यू डेट पे तेरा पैसा तेरे को वापस कर दूंगा? डेटर ही हमेशा प्रॉमिस करेगा। आप मुझे बताओ प्रॉमिसरी नोट में मेकर कौन होगा? हमेशा हमेशा डेटर होगा। ये मुश्किल है। अच्छा आप मुझे बताओ पे किसने करना है? तो पेयर कौन होगा? किसको पे करना है? तो पे ही कौन होगा?
याद रखना, याद याद याद, सर प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती हैं। एक होता है मेकर या पेयर, और दूसरा होता है पेई। अच्छा, मेरे से बच्चे कहते हैं कि नहीं सर 3 भी हो सकती है। मैं कहा कैसे? कहते हैं कि सर अगर ए ने आगे दे दिया सी को तो 3 हो गई। नहीं नहीं, बंदे 3 हो गए, पार्टीज तो अभी भी 2 ही हैं, मेकर पेयर एंड अब पेई एक ही देगा सी सी सी, क्योंकि बी तो ऑलरेडी है ना। समझ पा रहे हो इस बात को कि नहीं? मैं जब बोलता हूं ना पार्टीज पार्टीज, तो बच्चे समझते हैं पर्सन, बच्चे व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति, वो व्यक्ति समझते हैं। मैं यहां व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा, मैं तो यहां पार्टीज की बात कर रहा हूं। ये बड़ा मुश्किल है समझना, क्योंकि हमने तो आज तक अपने पापा को यही कहते सुना है कि वो पार्टी ने पेमेंट नहीं करी, वो पार्टी का पैसा आ गया, वो पार्टी फ्रॉड करके चली गई, उस पार्टी ने ऐसे किया। आज तक तो पार्टी वही सुनते आ रहे थे, पार्टी का मतलब व्यक्ति। नहीं नहीं, व्यक्ति नहीं, पार्टी यहां पर एक डेसिग्नेशन है। कल तक पार्टी ए पेई था, आज अगर ये एंडोर्स कर देता सी को तो फिर पेई सी हो जाएगा। सी अगर एंडोर्स करता है डी को, ये व्यक्ति तो बढ़ते जा रहे हैं, पर्सन्स तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पार्टी तो 2 ही रहने वाली है। प्रॉमिसरी नोट के अंदर हमेशा ही 2 रहेंगे। क्लियर है? क्लियर? आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में अब और आगे इसके ऊपर, इसी के ऊपर बात करेंगे, विस्तार में बात करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।